हकीकत ये है जनाब चेयरमैन के पिछले 75 साल से फॉर 75 इयर्स टेररिज्म, दहशतगर्दी इजराइल कर रहा है। आपको पता है बेल्फोर डिक्लेरेशन हुई जिसके अंदर बरतानिया की हुकूमत ने कहा कि हम जो ज़ायनिस्ट जो ऑब्जेक्ट है, जो मकसद है ज़ायनिस्ट, जिसमें यह कहा गया था कि फ़लस्तीन के ज़मीन पर हम एक इजराइल बनाएंगे, वो बेल्फोर डिक्लेरेशन से लेके जो मैंडेट था लीग ऑफ नेशंस का, जहां उन्होंने कहा कि बरतानिया की हुकूमत जाके ये नाफिज करे बेल्फोर डिक्लेरेशन, उस पर अमल दरामद करे, उस वक्त से लेके जब तक इजराइल बना हजारों फलस्तीनियों को मारा गया। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, अंडरग्राउंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जिनका नाम इरकान और हंगा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने ज़िबा किया फलस्तीनियों को। 20 साल ज़िबा किया और हिस्ट्री की किताबें कहती हैं, तारीख की किताबें कहती हैं कि 10% पॉपुलेशन जो थी इजराइल की, इजराइल ने फलस्तीनियों की खत्म कर दी। टेररिस्ट कौन है जी? कौन कत्ल कर रहा है? फलस्तीनी कत्ल कर रहे थे या इजराइली? जब यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 में फलस्तीनियों के खिलाफ ज़ायनिस्ट लॉबी को सपोर्ट करना शुरू किया और यूनाइटेड नेशंस ने पार्टीशन प्लान किया जिसके अंदर डिवाइड करना था फलस्तीन को, तो जनाब चेयरमैन 1948 का मैसेकर किसने किया? उस मैसेकर में जो ज़ायनिस्ट थे उन्होंने देहातियों को लेके, विलेजर्स को लेके जिंदा जलाया उनके घरों पे, उनके घरों में उनकी जो माएं बेटियां थीं उनको मारा और उसके बाद उनकी लाशों को उसी तरह छोड़ दिया, उनको बेघर किया। 1948 मैसेकर से वो मशहूर है। हजारों फलस्तीनी उस वक्त भी मरे। टेररिस्ट कौन? इजराइली या पैलेस्टीनियंस? जनाब हकीकत यह है 2004 में इजराइल ने बॉम्ब किया गाजा को। 2005 में जनाब चेयरमैन किसने नाकाब लगा दिया, किसने फलस्तीनियों को मजबूर कर दिया कि अपनी ही जमीन पे वो रेफ्यूजीज की तरह ठहरे? 2008 में किसने रॉकेट बरसाए इजराइल ने गाजा पे? 2012 में उन्होंने हवाई जहाजों से बम्बारमेंट की गाजा पे। 2018 में उन्होंने बेदर्दी से फिर फलस्तीनियों को कत्ल किया। 2021 में रॉकेट लॉन्च किए। 2022 में इजरायली फौजों ने अल अक्सा की मस्जिद की बेहुरमती की। टेररिस्ट कौन है मैं पूछता हूं? ये तारीख पढ़ें तो आपको नजर आता है कि टेररिस्ट, दहशतगर्द इजराइल है, मजलूम फलस्तीन है। हकीकत यह है कि हर रोज कुछ फलस्तीनी मार देते हैं। पिछले 75 साल से हर रोज कुछ फलस्तीनी मारते हैं, उनको कहते हैं कि फलस्तीनी टेररिस्ट हैं। अगर वो 2-3 लोग जिनको हर रोज मार रहे हैं वो टेररिस्ट हैं तो उनका ट्रायल करें, उनको लेके आए अदालत में और फैसले करें। खुद ही फैसला करते हैं कि टेररिस्ट हैं और मार देते हैं। जनाब मैं ये कहता हूं जनाब चेयरमैन कि जब आप, जो मुल्क भी इस वक्त कंडेम नहीं कर रहा, जो मुल्क भी इस वक्त कह रहा है कि इजराइल के खिलाफ टेररिज्म हो रहा है, वो हिस्ट्री से इग्नोरेंट है। आए आप फैसला करते हैं काबिज कौन है जनाब चेयरमैन? कौन है काबिज? किसने जमीन पे कब्जा किया है और किसकी जमीन पे कब्जा हुआ है? मेरे सामने जनाब चेयरमैन, मेरे सामने मैप है, ऑथेंटिकेटेड मैप। वो दिखाता है कि 1988 से लेके 1946 तक ये पूरी जमीन फलस्तीन की थी। इजराइल वॉज नॉट एग्जिस्टिंग
इजराइल का कोई वजूद नहीं था जनाब चेयरमैन। 1948 में इजराइल बना, छोटा सा, ज्यादा फलस्तीन था। 1948 से 1969 में देखें, फलस्तीन छोटा होता गया और इजराइल जनाब चेयरमैन बड़ा होता गया। आज देखें तो फलस्तीन गायब हो गया है और इजराइल ही इजराइल है आज के मैप में। पतली सी स्ट्रिप रह गई है गाजा की, जो फलस्तीन कहते हैं। क्या इजराइल मुतमईन है जनाब चेयरमैन इससे? नहीं। इजराइल कहता है ये वाला जो हिस्सा रह गया है इस पे भी हमने कब्जा करना है। वो फलस्तीनियों को तारीख से खत्म करना चाह रहे हैं सर। वो फलस्तीनियों को दे वांट टू टेक देम आउट ऑफ हिस्ट्री बुक्स। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ायनिज्म। उनको नहीं पता कि कानून क्या कहता है। कानून कहता है आप हजारों साल तक भी कब्जा रखें, अगर कब्जा गैर कानूनी है तो वो गैर कानूनी ही रहेगा, वो उसको आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते। उसके इजराइल की जो लेजिटिमेसी है ऑक्यूपेशन की, वो हमेशा वो नाकाम ही रहेंगे, वो इन्वेडर्स ही रहेंगे। दे विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज इन्वेडर्स। जनाबे चेयरमैन, कानून शिकनी कौन कर रहा है? आपको पता है कि 75 साल से यूनाइटेड नेशंस ने कितनी रेजोल्यूशंस पास की हैं इजराइल के खिलाफ? 100 से जायद। और उनमें से कितनी पे अमल दरामद हुआ है? एक भी नहीं। इजराइल ने उनको फाड़ के कागज का टुकड़ा समझ के टोकरी में फेंक दिया है। कानून शिकनी किसने की है? इजराइल ने या फलस्तीन ने? जो लोग इस हकीकत को डिनाई करते हैं, लोग कहते हैं कि जनाब आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं इजराइल पे कि वो रेसिस्ट हैं, कि उन्होंने अपार्थाइड की है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आपको बताता हूं यूएन की रेजोल्यूशन, यूएन का डॉक्यूमेंट नंबर 33/29, वो कहता है, वो यूएन का डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि द ज़ायनिस्ट रिजीम इज अ रेसिस्ट रिजीम एंड हैज इम्पोज्ड अपार्थाइड अपॉन द गाजियंस। कानून भी फलस्तीनियों के साथ है, तारीख भी फलस्तीनियों के साथ है। जनाब चेयरमैन साहब, जंग के भी असूल होते हैं। जंग बड़ी खौफनाक होती है, हम सबको उसको अवॉइड करना है, लेकिन उसके भी असूल होते हैं। शहरियों को जानबूझ के हिलाक नहीं किया जा सकता, अस्पतालों पे बम नहीं गिराए जा सकते, लोगों को कत्ल नहीं किया जा सकता, बच्चों को कत्ल नहीं किया जा सकता, जेनोसाइड नहीं हो सकती, अपार्थाइड नहीं हो सकती, फास्फोरस नहीं फेंका जा सकता, और उसके अलावा आप मैस एक्सोडस नहीं कर सकते, आप लोगों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते जंग में। अगर आप इनमें से किसी चीज को करते हैं तो दे आर कंसिडर्ड टू बी वॉर क्राइम्स, जंगी जुराइम, और उसके लिए अदालतें बनी हुई हैं जो कि सजा देती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको कोट करता हूं आर्टिकल 3 and 23 of the Geneva Conventions. Article 13(4) paragraph 2, Article 17, Article 48, 70 and 71 of the Protocol 1 and 2 भी यही कहते हैं जो मैं कह रहा हूं। Article 821 of the Rome Statute of International Criminal Law, वो कहता है ये जुराइम जो है वो आपको सजा मिल सकती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। These are war crimes. जो आपकी रेजोल्यूशंस हैं नंबर 43 of 131 and 45 of 100 यूनाइटेड नेशंस की, वो भी मना करती हैं इस चीज के लिए। I refer to the Military Tribunal of Rome of 1979 judgment. I refer to the Rwanda Tribunal
and the Sierra Leone tribunals. Honorable President of the Senate of Rwanda is also sitting there. Yes, he will be fully aware of of the laws of war and of what the Rwanda tribunal was all about. The relief cannot be stopped. The protocols of the Geneva Convention say humanitarian aid नहीं रोक सकते आप, लेकिन इजराइल ने इन सब चीजों की वायलेशन की है। जनाब, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं मुनीर अकरम साहब, जो हमारे यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस में। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट का असल गुनाहगार इजराइल की नाजायज ऑक्यूपेशन है। उन्होंने कहा दिस ऑक्यूपेशन इज द ओरिजिनल सिन। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ा अच्छा स्टैंड लिया उन्होंने। एंड वी मस्ट अप्रिशिएट पाकिस्तान स्टैंड ऑन दिस इशू। वी मस्ट स्टैंड बिहाइंड दैट स्टैंड एज अ सेनेट। पैलेस्टीनियंस दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं सर? पैलेस्टीनियंस कौन हैं? दे आर द ऑक्यूपाइड एंड द ओप्रेस्ड। वो क्या कर रहे हैं? वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। वो इस अपनी जमीन की जंग लड़ रहे हैं जो इलीगली ऑक्यूपाइड है इजरायली से। दे आर फाइटिंग फॉर द लिबर्टी अगेंस्ट द इन्वेडर्स। दे आर फाइटिंग फॉर their very existence, Mr. Chairman. They are fighting for the right to be alive. They are fighting for the right way. Their fight is just. President of Turkey, Erdogan, उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत बात की है जो मैं रिपीट करता हूं कि मैंने सारी जो बातें की उसका खुलासा दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा फलस्तीनियों के बारे में कि दे आर लिबरेटर्स, दे आर मुजाहिदीन, दे आर फाइटिंग टू लिबरेट देयर लैंड। Israel is the occupier, invader, and terrorist. Mahathir, I believe he was one of the best leaders the Muslim world has seen. Mahathir साहब ने कहा है कि आप अगर एक शख्स को किनारे पे ले जाएंगे, उसको कत्ल करने लगेंगे, उसका जमीन छीन लेंगे, तो आप क्या रिएक्शन समझते हैं? आप ये समझते हैं कि वो आपको सलाम करेगा और कहेगा आए तशरीफ लाएं, या वो लड़ेगा अपने हक के लिए, फॉर हिज वेरी एग्जिस्टेंस, फॉर हिज वेरी लाइफ? तो फलस्तीनी तो अपनी जंग लड़ रहे हैं जो जस्ट जंग है। यूनाइटेड नेशंस क्या कहती है इस जंग के बारे में? यूनाइटेड नेशंस कहती है जनाब चेयरमैन साहब, यूनाइटेड नेशंस कहती है कि अगर आपने अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जंग लड़नी है, अगर आपने अपनी प्रिजर्वेशन के लिए जंग लड़नी है, अगर आपने आजादी के लिए जंग लड़नी है, अगर आपने अपनी ऑक्यूपेशन जो गैर कानूनी ऑक्यूपेशन है उसके खिलाफ जंग लड़नी है, तो फिर आपको इजाजत है, आप अपने आप को आम करके भी लड़ सकते हैं। तो कानून भी और तारीख भी फलस्तीनियों के हक में है। ये सिर्फ हम जज्बात से बात नहीं कर रहे, हमें आज कानून और उसके हिस्ट्री के मुताबिक फैसले करने हैं जनाब। आई थिंक द वॉर इज जस्ट। इजराइल क्या कहता है जनाब? मुझे एक और भी चीज है, मैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलके मैं कहना चाहता हूं कि आई एम ashamed of some of the allies, some of the countries of this world that are allies of Israel. इजराइल क्या कहता है? बच्चे मारते हैं। और इजराइल क्या कहता है? इजराइल जनाब चेयरमैन कहता है कि हम बच्चे नहीं मार रहे, हम बच्चे नहीं मार रहे, हम मुस्तकबिल के दहशतगर्दों को मार रहे हैं आज। एंड मैं तो अशेम्ड हूं, आई एम एक्चुअली अशेम्ड के मुल्क, बहुत सारे ममालिक इसके बावजूद चुप हैं। ना सिर्फ चुप हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ममालिक इजराइल को असला भी दे रहे हैं।
सर, यूक्रेन में जंग हुई, यूक्रेन में जंग हुई, पूरा दुनिया उठ गई। उन्हें कही क्या हो रहा है, जंग हो रही है, रोका जाए। फलस्तीन के बारे में वो नहीं बोले। फिर मैं मुनीर साहब की बात करता हूं, क्या वो बच्चे जो हैं वो सिर्फ इसलिए कि सफेद नहीं हैं, वो ब्राउन हैं या ब्लैक हैं, तो दे आर चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, और उनको आप कहते हैं कि वो मरते रहे? ऑल सिविलियंस, the life of all civilians is sacrosanct, sir, be they whichever color, be they whichever race, be they whichever religion, caste or creed. They have the same red blood. Any blood spilled illegally and unlawfully has to be condemned by this Senate. It has to be condemned. जनाब, जी अली साहब वाइंड अप भी गए, 20 मिनट हो गए, बाकी भी साथी बोलना चाहते हैं। 2 मिनट सर, जी प्लीज। सर, मैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा, और सेनेट से मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये कहेगी। कितनी रेजोल्यूशंस हो गई, कितने बार यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि ये होना चाहिए और उसकी बात नहीं मान रही। किधर है यूनाइटेड नेशंस सर? क्या यूनाइटेड नेशंस फेल हो गई है? इतनी कमजोर है कि जब चाहे वो किसी के खिलाफ कुछ कर देती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क तो अगर हमारा कोई हो तो फौरन बातें उठ जाती हैं, लेकिन जब इजराइल की बात हो तो चुप है। यूएन का क्या फायदा, मैं पूछता हूं सवाल। अब सर, आखिरी 2 बातें करना चाहूंगा मैं। जब हम फिलिस्तीन की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कश्मीर की बात वही कहानी है सर, वही जुल्म सितम की कहानी। कश्मीर में भी वही कुछ हो रहा है जो फलस्तीनी, सिर्फ इजरायली ज़ायनिस्ट हुकूमत के बजाय मोदी की हुकूमत बैठी है। वहां भी ऑक्यूपेशन है इलीगल, बैनुल-अक़वामी यूएन रेजोल्यूशंस भी हैं। यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि जहां फलस्तीन का इशू सॉल्व कर रहा है, जहां फलस्तीन का इशू सॉल्व करना है, जिसकी मैं भी सजेशन देता हूं, वहां कश्मीर का इशू भी सॉल्व करें। सर, जब हम आजादी की बात करते हैं, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, बुनियादी हकूक की बात करते हैं, तो सर फिर हमें अपने गिरेबान में भी झांकना है। फिर हमें पाकिस्तान का भी हाल देखना है। यहां भी आइन जो है उसका कत्ल हो चुका है। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, लेकिन 90 दिन गुजर चुके हैं सर। आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मानो, सुप्रीम कोर्ट कहता है 14 मई को इलेक्शन कराओ, कोई उसको नहीं मानता। आइन कहता है सबको बराबरी का सलूक करो। सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो पीटीआई है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या फील्ड ही नहीं दी जा रही कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करे। मेरी गुजारिश है कि अगर गजा पे ही आज रहे, उसके बाद फिर लें। सो ये उस हमारे साथ भी जो हो रहा है पाकिस्तान में, उसको भी इसी के साथ सेनेट को देखना पड़ेगा, और इंशाल्लाह आने वाले सेशन में हम इसको देखेंगे। अब सर, इसके हल क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं? सबसे पहला, इमीडिएट सीज फायर। और सर, मैं रिपीट करता हूं जो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि द डेंजर इज दैट दिस वॉर will spread and become like a conflict between civilizations, a clash of civilizations. ये हो सकता है इस्लाम और दूसरे जो रिलीजन्स हैं, जो मजहब हैं, उनमें एक जंग हो जाए। और फिर यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ये अगर जंग ऐसी हो गई तो वो फिर खाली मिडिल ईस्ट में नहीं रहेगी, वो it will reach the shores and the boundaries and the territories of Europe and the streets of USA. So ceasefire is the first step.
दूसरी स्टेप सर, ह्यूमैनिटेरियन एड फौरन खोली जाए, और उसका बड़ा आसान तरीका है। यूनाइटेड नेशंस की एक कानून है जो कहता है कि यूनाइटेड नेशंस किसी भी एरिया को, किसी भी टेरिटरी को सेफ जोन डिक्लेयर कर सकता है।